महाराणा प्रताप को कम बता करके या उसको नकारात्मक बता करके पढ़ाया गया था, वो ठीक नहीं, बल्कि उसके दुश्मनों को महान बताया गया था, वो ठीक नहीं था। अब हम किसी भी कीमत पर राजस्थान की पाठ्य पुस्तकों में अकबर को महान नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वह लुटेरा था, बलात्कारी था, आक्रांता था। तो ये थे राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब। उसके तीसरे दिन ही 1.5 करोड़ रुपए आवंटन हो गया भैया। पूरे राज्य में सर्वे करवाया था। पूरे राज्य में हमने 1965 स्कूलों को बजट दे दिया है। हाँ, वो तो थर्ड ग्रेड वालों से पूछो, उनको ध्यान है कि उनके स्थानांतरण होते ही नहीं है, उनका उसी जिले के लिए नौकरी लगती है। यदि उनका स्थानांतरण करेंगे तो उनकी वरीयता समाप्त हो जाएगी, तो प्रमोशन नहीं हो पाएंगे। माध्यमिक राजसमंद में तो संविदा कर्मियों को फिर भी माननीय मुख्यमंत्री विचार कर रहे हैं उनकी समस्या को देखते हुए कि उनका स्थान कैसे किया जा सकता है। मैंने कागज दे देता है एयरपोर्ट रजिस्ट्रेट। आपकी सरकार आएगी तो चेंज करेगी। देखो ऐसा है, मैं पहले सुनो, ये मैंने कहा है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और अभी तक ये तीसरी शिक्षा नीति है। पहले शिक्षा बनाई, उसमें ये सब ध्यान नहीं दिया गया और उस समय के तत्कालीन सरकारों ने अपने हिसाब से बनाया है, जो ठीक नहीं था। अब ये सरकारों से संबंधित नहीं, लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पर अपने सुझाव दिए हैं, हजारों लोग लगे हैं और बहुत मेहनत के बाद ये शिक्षा नीति बनाई है, जो रोजगार परक भी होगी और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होगी और नई नई टेक्नोलॉजी का समावेशित करती हुई ये शिक्षा नीति है। सर जो प्राइवेट स्कूल जो होते हैं ना, जैसे सरकारी में तो आपको सिलेबस फिक्स है तो वहाँ कोई इश्यू नहीं बनेगा। प्राइवेट स्कूलों के अंदर से सिलेबस राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ये 2 दिवसीय चिंतन बैठक थी। इसमें लगभग 134 लोगों ने भाग लिया है, जिसमें से 43 शिक्षाविद थे जिन्होंने मार्गदर्शन किया है और 91 लोग सहभागी थे जिन्होंने पूरे समय बैठ करके और सुना है। हम इसको सबको लिपिबद्ध करेंगे क्योंकि चिंतन बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। ये शिक्षा की आगे की दिशा और दिशा को तय करेगी। ये हमारी आय प्रदान है, ठीक है। और थोड़ा सीखने के बाद नजदीक के उद्योगों के साथ मिलकर भी, वहां जाकर भी, देखकर भी, प्रैक्टिकल करके भी वो सीख सके, इस प्रकार की भी व्यवस्था होगी। सर आपने कहा था कि राष्ट्र की भावना इस बच्चे में होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम है अपना, उसमें भी कहीं ऐसे आप एनसीईआरटी की पुस्तकें देखेंगे और हमारी जो 105 की पुस्तकें देखेंगे तो आपको सब उसमें मिल जाएगा कि वास्तव में इस प्रकार का उसमें है। सर एनसीईआरटी में मेवाड़ को मराठा साम्राज्य में बताया गया है, तो ये मेवाड़ का क्योंकि एनसीईआरटी से संबंधित मामला है, भारत सरकार लिखती है, मेरे से संबंधित नहीं। मैं बोलना चाहूंगी कि जब मैं दिल्ली में थी सांसद में, तो ये मुद्दा उठा था कि एनसीईआरटी वालों ने जो मैप बताया है उसमें वो नक्शे में पूरा राजपूताना को मराठा बता दिया है, तो बिल्कुल ही गलत है। और हमेशा से कुछ है कि मेवाड़ के इतिहास को कुछ गड़बड़ करके बताते। तो मेरी बात हुई थी वहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी से, शिक्षा मंत्री जी से, और उन्होंने एक कमेटी बिठाई है और उसका जल्दी निवारण होगा। तो ये बात मैंने वहां तक पहुंचा दी है। बाकी लोगों ने भी बोला है, जैसे जैसलमेर भी कभी मराठा के अधीन नहीं था, तो ये सब चीजें जो हुई हैं तो सब बातें वहां तक पहुंच गई हैं। तो सरकार की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो इसमें मेरे ख्याल से बिल्कुल सही तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी बच्चे को गलत पढ़ाएंगे तो आने वाली पीढ़ी और आगे पीढ़ी तक गलत इतिहास या कोई भी मैसेज जाएगा। तो
कि जो हमारा एजुकेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग है, क्योंकि हम पढ़ाई से ही सीखते हैं कि हम समाज में हम कैसे मजबूत हो और आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करें और कैसे हम अपनी जिम्मेदारियां सीखें। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से इन सब चीजों से परे होना चाहिए किसी भी, मेरे ख्याल से। सर जैसे आपने बताया कि नई बिल्डिंगों के ऊपर अगर ऐसे एकदम तो जर्जर नहीं होती, तो क्या हर पर वो जांच रिपोर्टें वहाँ दबी रह जाती है या उनसे कोई कार्रवाई नहीं होती बाद में? जिस प्रकार से जो बिल्डिंग गिरती है, जब बच्चों को डेथ होती है या कोई ऐसी बड़ी पहले पहले ही थोड़ी जांच होती, बाद में होती जांच तो जांच हो तो वो जांच रिपोर्ट बाद में आती क्यों नहीं? नहीं। हमारे समय हुआ तो तुरंत जांच रिपोर्ट आई तो तुरंत एक्शन हुआ है, ऐसे थोड़ी जांच रिपोर्ट नहीं आती। अब पहले सरकारों ने क्या किया, पहले भी हादसे होते रहे, लेकिन अंधे बनकर देखते रहे। देखना चाहिए था उनको कि इतनी बिल्डिंग जर्जर हो गई है, कौन कोई मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए था कि भाई कोई किसी न किसी उम्र तो होती है निश्चित, तो कभी न कभी तो गिरेगी ही, तो कब उसको हटा देना चाहिए, ये मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। नहीं किया, अब वो मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। शिक्षकों को हटा दिया जाता है, उनको नौकरी से हटा दिया जाता है, बहिष्कृत कर दिया जाता है, लेकिन जिन लोगों ने बिल्डिंग बनाई है या उस समय क्या हुआ कोई जनप्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचे, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं? अभी आपको सीखना पड़ेगा बहन जी, थोड़ा वो ट्रेंड हो गया हो। जो पहले सुन लो, जो वहां इसलिए नहीं लिया गया, वहां उपस्थित थे इसलिए लिया गया है कि बच्चों ने कहा कि हम अंदर जा रहे हैं तो कंकर गिर रहे हैं, तो अध्यापक बाहर नाश्ता करते रहे, तो इसलिए गया कि उसी बच्चों पर ध्यान देते तो बच्चों को बाहर निकाला जा सकता था, इसलिए दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया कि उन्होंने निर्माण किया था। ये हम सब चिंतन बैठक 16 घंटे 15 मिनट चलेगी, कुल मिलाकर के 975 मिनट इसने अपना काम किया रेगुलर। इसमें जो मार्गदर्शन करता है आपको बताना चाहूँ तो आपको क्या कि राजेश कोटानी जो कोटा ओपन विश्वविद्यालय सहित 5-6 विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे हैं या भी सेवानिवृत्त हैं, इन्होंने मार्गदर्शन किया है। इसके साथ साथ राजीव जी सक्सेना जो सेवानिवृत्त प्रोफेसर है राजस्थान विश्वविद्यालय के, संदीप जी जोशी ये शिक्षाविद है, राजस्थान के रहने वाले हैं, ऐसे महेश जी आमेटा ये भी राजस्थान के रहने वाले हैं, और आर के वर्मा जी जो डायरेक्टर हैं रेजोनेंस, जो आपने कोचिंग संस्थान का नाम सुना होगा जो कोटा से संचालित होती है, उसके मालिक भी हैं इन्होंने, और ओपी व्याजी जो दिल्ली में मजिस्ट्रेट हैं बाल मनोविज्ञानी के विज्ञान के, इन्होंने भी संबोधित किया है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा सत्र था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, पाठ्य पुस्तक निर्धारण, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं विद्यार्थियों का समग्र विकास, ये हमारा एक विषय था। इस पर प्रोफेसर नारायण लाल जी गुप्ता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष MBR SM के, इन्होंने संबोधित किया है। श्रीमती शरद सिन्हा
जो एनसीईआरटी नई दिल्ली की विभागाध्यक्ष है, संजय एच परदेशी, शिक्षाविद पुणे महाराष्ट्र के, और प्रोफेसर सुशील कुमार बिस्सू जी। ऐसे अलग अलग विषय के अलग अलग है। मैं इनकी पूरी सूची आपको उपलब्ध करा दूंगा, ये पूरा डिटेल इसमें है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको सूची दे दूंगा। हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे विद्यालय से पढ़ करके जो बच्चे निकलते हैं, उनकी शिक्षा ऐसी हो कि निकलने के बाद तुरंत अपना रोजगार कर सकें, संस्कार युक्त शिक्षा पाकर के बच्चे नागरिक बन सके, राष्ट्रभक्त बन सके, और जिसमें सेवा का भाव कूट कूट कर भरा हो। इस प्रकार का हमारा एक लक्ष्य है। और इस संबंध में जो हमको यहाँ इस चिंतन बैठक में जो मंथन के बाद जो प्राप्त हुआ है, उसको हम शिक्षा विभाग में लागू करेंगे, और उसके आधार पर हमारी जो व्यवस्थाएं हैं पहले भी बेहतर है, पर उससे भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था को करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि लगातार आप देख रहे होंगे, कुछ दिनों से आया है कि हमारी बिल्डिंग्स गिर रही है, लेकिन बिल्डिंग्स एक दिन में जर्जर नहीं हुई, वर्षों से इसको देखा नहीं गया, इसके कारण से हुआ है। तो हमने अब ये कोशिश की है कि यहाँ भी हमको मार्गदर्शन मिला है कि उसका थर्ड पार्टी ऑडिट करना चाहिए, थर्ड पार्टी निरीक्षण कराना चाहिए। इस प्रकार से व्यवस्था करेंगे। आगे उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जिस प्रकार से दवाइयों पर लिखी होती है या अन्य पर लिखी होती है, उसी प्रकार से हम बिल्डिंग्स पर भी लिखा करेंगे, ताकि वो अवधि पूरी होते ही और उस भवन को गिरा दिया जाए, उपयोग नहीं किया जाए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एजुकेशन के जो एक्सपर्ट हैं, वो ताकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जो खड़ी बिल्डिंग्स हैं उसकी भी अंतिम तिथि निकाल सकते हैं कि यानी उसकी उम्र कितनी बची है। यदि वो इसमें सफल हो जाएंगे तो हम बिल्डिंग्स पर लिखाना हम ये प्रारंभ करेंगे। हम जो इंजीनियर्स हैं उनको बीच बीच में प्रशिक्षण देंगे, ताकि उनका नई नई टेक्नोलॉजी से ज्ञानवर्धन होता रहे। और हमने ये भी तय किया कि किसने हल्की बिल्डिंग का निर्माण किया तो उस ठेकेदार और जो इंजीनियर्स उसकी सुपरविजन में या जो उसके देख रेख में बन रही थी, उससे वसूल करेंगे। ये हमने तय कर दिया है। और इस प्रकार से हमारे 11 सत्र हो रहे हैं। इसमें मिड डे मील के बारे में हमारी चर्चा हुई, जिसे उसमें बताया है। एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसको पूरी तरह से हम चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य यही है कि अच्छी शिक्षा हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, और भारतीय ज्ञान परंपरा से ओतप्रोत शिक्षा हो। इसके साथ साथ रोजगार परक शिक्षा हो, उसको हम पूरी तरह से लागू करेंगे। उसको कैसे लागू करना चाहिए, इसके लिए भी यहाँ विशेषज्ञों ने पूरी जानकारी दी है। वैसे हमने लगभग 90% टास्क उसके पूरे कर लिए हैं, और उसमें और अच्छा परिष्कृत कैसे कर सकते हैं, इस पर भी हम काम करेंगे। और शिक्षा को छोटे बच्चों के लिए इस प्रकार से बनाएंगे वो आसानी से सीख सके। जैसे कि खेल खेल में सीख जाए, कई बार गिनती कराना, पढ़ना, अक्षरों का ज्ञान, ये खेल खेल में ही बच्चे सीख जाएं, इस प्रकार का भी हमारा रहेगा। मैंने सबके बारे में आपको एक नोट में दे रहा हूँ, और इसमें मैंने डिटेल कुछ बता दिया है। मोटी मोटी मैंने बात आपको बताई है, लेकिन ये मैं कुल मिलाकर ये कह दूँ कि राजस्थान में शिक्षा के संबंध में यानी शैक्षिक चिंतन बैठक पहली बार हुई थी, और इस चिंतन बैठक की आवश्यकता थी। ये करने के बाद हम सबको भी लगा कि इस महती आवश्यकता है, और इसका कुछ वर्षों के अंतराल के बाद ये निरंतर होती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे कुछ बहुत सीखने को मिलता है। क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नई सुधार होते रहे, नए नए नवाचार होते रहते हैं, उनकी जानकारी विशेषज्ञों के माध्यम से मिलती रहे, और उसके आधार पर हम शिक्षा में
उसको समावेशित करते रहें, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। सर, रोजगार परत की आपने बात की, तो क्या पाठ्यक्रम में ही कुछ ऐड किया जाएगा, अलग से कोई विषय बनाया जाएगा? ये पाठ्यक्रम में शामिल है, क्योंकि कक्षा 6 से ही पाठ्यक्रम के साथ साथ उसको जिसको कौशल विकास शिक्षा कहते हैं ना, कौशल विकास, वो किया जाएगा।